अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं हुदा शाह और स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। सर कैसे हैं आप? I'm all fine, thank you. नाजरीन, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। पंजाब में एतमाद, अदम एतमाद, गवर्नर राज, असम्बली की तहलील का जो तूफ़ान है वो परवेज़ इलाही साहब के 11 जनवरी तक असम्बलियाँ ना तहलील करने की अंडरटेकिंग के बाद जो है वो थम चुका है। लेकिन लगता है कि पीटीआई और परवेज़ इलाही के दरमियान जो 45 सीटों की एडजस्टमेंट का मामला था वो अभी तक हल नहीं हुआ और वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही जो है वो असम्बली तहलील करने के मूड में भी नहीं है। अगर दूसरी जानिब की बात की जाए तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली में भी पीटीआई के इस्तीफों का मामला अभी तक लटका हुआ है और अब पीटीआई का आज महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का फैसला भी कर लिया गया है। और आज की एक अहम खबर यह है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास की सदारत जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे थे, जिसमें DGISI भी मौजूद थे और वज़ीर ख़जाना भी मौजूद थे और दीगर अरकान भी शामिल थे। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आज कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, तो ये बताएगा कि क्या लाहेअमल तरतीब दिया गया है इसमें नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से? कमेटी का इजलास था जिसमें मुल्क की सूरत हाल पर, इकोनॉमिक सिचुएशन पर, टेररिज्म के ऊपर, दहशतगर्दी जो हो रही है और फिर इसके लिए आइंदा का लाहेअमल। और आई एम श्योर कि जब इसमें आर्मी और सिविल लीडरशिप बैठी तो बड़े कॉन्क्रीट डिसीजंस लिए गए होंगे और उसमें ये बात भी की गई होगी कि किस तरीके से पूरी कौम को यकसू होकर हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। नंबर 2 इसाक डार ने वज़ार की इकोनॉमी में ब्रीफ किया, देन ही मस्ट हैव टोल्ड यू व्हाट आर द ऑप्शंस, हाउ वी आर रिकवरिंग द इकोनॉमी। नंबर 3 बात की गई है फॉर हिना रवानी खाते ने भी बात की कि जी हम अभी वो गई थी अफगानिस्तान, अफगान तालिबान से क्या बात हुई, उनका क्या नुक्ता नजर है, अफगान तालिबान का क्या और में क्या नए प्लान बनी, ये सारी चीजें डिस्कस हुआ। सबसे अहम बात यह है कि सिक्योरिटी के ऊपर दे वर ऑल एग्रीड कि हमने इमीडिएटली पॉजिटिव कॉन्क्रीट स्टेप लेने हैं और साथ ही साथ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना चाहिए। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमत क्यों अमल नहीं करती, जिसमें 20 पॉइंट है और बड़े डेलिब्रेशन था। पूरी ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस में APS बच्चों की शहादत के बाद डिस्कस हुआ था। सो इट हैज टू बी टेकन। सेकंड है कि नेक्टा को आप फॉल बनाएं जिसमें तमाम को इंफॉर्मेशन आती है, वहां पर कलेक्शन होती है, डिसिमिनेट सूबों को होती है। और उसके साथ जो एक अहम बात को है जो उसमें ज्यादा नेशनल कमेटी में बात नहीं होनी चाहिए कि सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट में बहुत क्लोज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जो कि KPK में इस वक्त नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट है, दे हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड दे हैव टू अप्रोच फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है बैठे और हम बात करें। इट अफेक्ट सिक्योरिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। इससे अफेक्ट ये होता है कि आपकी नेशनल जो कंडीशन एनवायरनमेंट्स हैं बिजनेस की वो खराब होती हैं। अच्छा, मुझे तारीख भी आपने दुरुस्त करनी है और बताना है कहीं अगर मैं गलत होता हूँ। तो 1947 से लेकर उन्होंने हमें कबूल नहीं किया, फिर उसके जो बॉर्डर्स हैं वहां पे वो उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान और फाटा और KPK भी वो लेना चाहते थे, और यहाँ तक कि 1947 से 48 और देन 51 और 53 एंड देन 83 तक जो है वो हमारी इतनी सख्त कशीदगी आई कि उनके अंदर लव हेट रिलेशनशिप नहीं बल्कि हेट हेट रिलेशनशिप ही देखा गया। लेकिन हमने एथनिक कल्चर और सारे मामलात को देखते हुए हमने उनको साथ मुसलमानों वाला सलूक किया, लेकिन उन्होंने हमें कबूल नहीं किया, बल्कि $86 बिलियन से ज्यादा जो है वो भारत ने उनको फंड किया। भारत ने उनको फंड किया। और क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा कि लियाकत अली खान को भी वहां पे बबरक शाह ने, जो वहां के मिलिटेंट थे, उन्होंने ही गोली मारी थी। तो ये सारे हालात के बावजूद आज अफगानिस्तान में जो देख रहे हैं कि कोई हमारे पैदा कर किया हुआ तो कशीदगी नहीं है, ये भारत वाया भारत सारी कशीदगी जो अफगानिस्तान कर रहा है हमारे साथ, तो इसकी स्ट्रेटेजी नेशनल सिक्योरिटी प्लान में डिस्कस नहीं हो रही। पार्लियामेंट तो किसी और तरफ देख रही है। सर देखें, इशू ये है कि आपकी दुनिया में जो आवाज सुनी जाती है वो आपकी पार्लियामान की आवाज सुनी जाती है। अगर इस वक्त ज्वाइंट सेशन करते और वहां पर आपकी ऑपोजिशन भी हो, गवर्नमेंट भी हो, सेनेट भी हो, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन आता है कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए, अफगान हुकूमत से बात करनी चाहिए, यूनाइटेड स्टेट से
नेशन से बात करनी चाहिए, ओवैसी से बात करनी चाहिए, ताकि फॉलो अप और इसका फैक्ट जाए कि ये पाकिस्तान की आवाम की आवाज है। नेशनल सिक्योरिटी का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन फिर इसको फॉलो अप कैसे करना है? हम इंक्वायरी करते हैं, देन वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं कि क्या करना है, हमें कोई बात नहीं याद रहती है। तो इसको फॉलो अप करना सबसे अहम है। जो इसकी एक कॉन्फ्रेंस की बात है कि कैसे अफगानिस्तान से हम ताल्लुकात खत्म भी नहीं कर सकते, जाहिर है कि बड़े लोग तैयार बैठे हैं वहां पर आने के लिए, और पाकिस्तान को और ज्यादा वहां से बलूचिस्तान में सीपैक को जो अच्छा सर, शॉर्टली वेरी क्विकली सर ये बताइएगा, इस टाइम पे कितने बॉर्डर एरिया के ऊपर हमारी इंसर्जेंसी चल रही है, लोगों को पता चले कि इस टाइम पर हम जो है किस तरह की हालत है जंग में? देखिए, बॉर्डर्स के एरिया में इस तरह की इंसर्जेंसी नहीं है। जो आपको बॉर्डर पे तारे तोड़ते हुए चीजें नजर आती हैं, ये बहुत पहले की हैं, जो लोग जान के प्रोपेगेंडा करके दिखाते हैं कि ये हालात है, ये इस तरह नहीं है। लेकिन डेफिनेटली हालात खराब है बलूचिस्तान में भी, उसके बाद केपी में भी। आपने चमन बॉर्डर पे देखा, हमारे लोग शहीद उनकी आर्टिलरी फायरिंग हुई। सो हमें ये बैठ के डिसाइड करने कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, अफगान तालिबान, अफगान जो अफगान रिफ्यूजीज हैं 3 मिलियन, हमने उनसे अफगान को क्या कहना चाहिए, इनको ले जाएं, हम आपकी मेहनत कर रहे हैं, आप हमें इसका रिजल्ट नहीं दे रहे, इसलिए प्लीज टेक देम बैक। इनको पता चलेगा इकोनॉमी कैसे चलती है। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ निगोशिएशन से तो काम नहीं चलेगा सर? नो निगोशिएशन, आई एम सेइंग कि वी हैव टू इमीडिएटली गो ऑल आउट ऑपरेशन अगेंस्ट तालिबान, खास तौर पे टीटीपी के। और अगर अफगान तरफ से हमारे पास आर्टिलरी फायरिंग होती है, वहां आई स्ट्रांगली फील वहां हमने एविएशन के हेलीकॉप्टर से सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए और मैसेज देना चाहिए कि हम इनको घर में घुस के भी मार सकते हैं। राइट, ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद है और बड़ी तफसीलन उन्होंने गुफ्तगू की है। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेंगे नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और आज की डॉक्टर साहब एक अहम खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली नवाज अवान और जमात इस्लामी की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ जो दरख्वास्तें दी गई थी उस पर फैसला सुनाया है और कल ही इनको इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। इसी हवाले से हमारे जो गेस्ट्स हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। फैसल करीम कुंडी साहब हैं, पीपीपी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब पीटीआई रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। खबर एक बहुत बड़ी है ये कि जो इलेक्शंस मुलतवी किए गए थे, अब कल वो आप लोगों को दोबारा इलेक्शन कमीशन को दोबारा करवाने पड़ेंगे बल्दियाती इंतखाबात। अब क्या पीडीएम जो है वो अगला लाहेअमल क्या लेगी इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे क्या कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, कब इलेक्शन होने चाहिए? जी फैसल करीम कुंडी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है और नोटिफिकेशन जो था इलेक्शन कमीशन का वो मुलतवी कर दिया गया है, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। देखें, बिल्कुल अगर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन को, तो जो भी है कोर्ट्स को हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोर्ट्स के जो है फैसलों को, चाहे हमें एतराज हो, हमें रिजर्वेशन हो, हमने उनको हमेशा रिस्पेक्ट किया है। तो अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो ये ईसीपी ने इलेक्शन कराना है। ईसीपी को अगर डायरेक्शन है तो 31 दिसंबर तक, तो ये तो ईसीपी कराएगी इलेक्शन, अगर को कराना चाहिए उनको अगर वो तैयार है उसके लिए। अच्छा, फैसल करीम कुंडी साहब ने तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा दिया कि वो कोर्ट का एहतराम करते हैं, पीपल्स पार्टी एहतराम करती है, वो करेंगी। लेकिन मैं अली गौहर बलोच साहब आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। फरमाइएगा कि जो गवर्नमेंट है, यानी ख़ास तौर पे नून लीग की जो गवर्नमेंट है, आर दे इन पोजीशन के ये इलेक्शन करवा सकें? 2 दिन रह गए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद में जो लोकल बॉडी सिस्टम है, इसको बनाने का इनिशिएटिव हमारी पार्टी ने लिया। ठीक। और हम लोग तो ग्रास रूट लेवल पर चाहते हैं कि जो इख्तियारात हैं वो ग्रास रूट लेवल पर जाएं। और हम सूबों में भी बल्दियाती इलेक्शंस के हामी हैं और बल्दियाती इदारों को कायम किया। सबसे पहले देखें, जो पंजाब के बल्दियाती इदारे थे वो ना सिर्फ हमने बनाए, उसके लिए लेजिस्लेशन की, बल्कि वहां पर जो पिछला टेन्योर था 13 से लेकर 18 तक, हमने उसमें इलेक्शन करवाए।
और इख्तियारात अवाम तक गए, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटीज बने, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने, बल्दियाती इदारों को फाल किया, वहाँ उनको ग्रांट्स दी अवाम के, ताकि मसाइल, गली मोहल्ले के मसाइल जो है वो ग्रास रूट लेवल पर हल हो। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक, जो लोग जमहूरियत का अलंबतदार बनते हैं पीटीआई वाले, और बड़े बड़े, अभी मैं देख रहा था टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े होकर खा रहे थे, मतलब इनको शर्म नहीं आती कि हमारे बनाए हुए बल्दियाती इदारों को इन्होंने तोड़ा। इन्होंने, जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने केपीके के इदारों को नहीं तोड़ा। सिंध में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन करवाए और उनके वहां के जो बल्दियाती इदारे थे उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। पंजाब में जो बलोचिस्तान में हुए थे उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। जो केपीके के इनके बने हुए थे उन्होंने पूरा, सिर्फ पंजाब के बल्दियाती इदारों को तोड़ा। आज इनकी हुकूमत को आप देख लें, पंजाब में बने हुए तकरीबन 4 साल से ऊपर हो गए हैं और लोकल बॉडीज इदारे जो हैं वो इन्होंने तोड़े हुए हैं और वहां पर शब खून मारा हुआ है, उनकी कमर में छुरा घोंपा हुआ है और अभी भी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का नाम नहीं लेते, ये कहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत। तो सर क्या फरमाते हैं, 2 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार हैं आप? मेरी बड़ी सिंपल गुजारिश है, देखिए ये मामला पीडीएम का या ऑपोजिशन का नहीं है। नहीं तो अदालत का फैसला आ गया ना। मेरी बात मुकम्मल होने देना, मैं आपको वही बात, आपके सवाल का जवाब दे। जी जी। मेरा बात गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये इशू कोई पीडीएम या पीटीआई ऑपोजिशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है इंतखाबात करवाना। गवर्नमेंट ने उन्हें कह दिया है कि आप इंतखाबात करवाएं। एक तो जो उनके अपने इलेक्शन कमीशन के मसाइल होते हैं, अगर उस वजह से उन्होंने कुछ डिले किया है तो उसका जवाब वही अदालत में देंगे और हम तो कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है, जो जहां तक मेरे इल्म में है बात, कुछ नेशनल असेंबली के अंदर लेजिस्लेशन हुई थी, कोई यूसीज बढ़ाई है। ठीक है। जब इनकी वो हल्का बंदी हुई है यूसीज की तो कोई यूसीज बढ़ी है। लिहाजा यूसीज बढ़ने की वजह से इलेक्शन कमीशन को कोई थोड़ा बहुत टाइम दरकार था, जिसके लिए उन्होंने कहा कि भाई चूंकि नंबर ऑफ यूसीज बढ़ गए तो लिहाजा हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। लेकिन बहरहाल ये अदालत आलिया का फैसला है, उस फैसले का एहतराम होना पॉइंट वेल टेकन सर, पॉइंट वेल टेकन। कमीशन को अगर कोई थोड़ा बहुत टाइम चाहिए तो वो उसके लिए अपील कर सकते हैं या अपना जवाब दे सकते हैं। सर पॉइंट वेल टेकन। मैं सर आप मौजूद रहिएगा, मैं सर फैसल करीम कुंडी साहब से बात करना चाहता हूं। सर ये बताइए सर, फवाद चौधरी साहब ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम ना इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ये दोनों एक ही मतलब चट्टे बट्टे बन चुके हैं, ये एक जैसे हैं। वो तो मानने को तैयार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन, और बल्दिया के इलेक्शन आएंगे तो वो फिर से दोबारा से उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम सड़कों पे आएंगे। वजह ये भी है कि 45 सीटों वाली बात परवेज इलाही साहब से नहीं बात तय बनी, तो अब इलेक्शन वो यानी फिर सड़कों पर आने की उन्होंने धमकी दे दी। तो ये इलेक्शन हो भी जाते हैं, कर भी लेते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा सर? फैसल साहब देखिए, पहली बात है कि संजीदा क्योंकि इनका तो कोई पता नहीं है। कभी इमरान खान साहब रात को ख्वाब देखते हैं कि जी टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है, कभी वो रात को ख्वाब देखते हैं कि जी असेंबली को ये मियाद बढ़ाना चाहते हैं सर, कभी वो ख्वाब देखते हैं कि इलेक्शन जो है वो मार्च अप्रैल में आ रहा है। तो हमें नहीं पता कि इनको कितना संजीदा अमल है। रोजाना इनके ख्वाब बातें, इनको नई नई बातें इनकी होती हैं। अब बात यह है, अगर उन्हें सड़कों पे आना है तो कल नहीं तो आज आ जाए। किसने मना किया सड़कों पे आने से? मोस्ट वेलकम। पहले भी सड़कों पे थे। उन्होंने एक फरलांग मार्च शुरू किया था, जिसके ना खत्म होने वाला मार्च था 2 बजे शुरू होता था, 4 बजे खत्म होता था। इसलिए तो मना नहीं किया। इनको बोले बिल्कुल हमारी तरफ से पैगाम दें फवाद चौधरी साहब को और इमरान खान साहब को, कल नहीं आज है। लेकिन इमरान खान साहब बोले घर से बाहर निकले, डर के बैठे। सर ये डायकोटमी है क्या? ये कैसा दोगलापन है कि इधर से वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मान रहे और साथ वो कैसे हमें इलेक्शन चाहिए। अब इधर बल्दिया का अदालत ने कहा है इलेक्शन हो भी गए, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते बकौल इमरान खान साहब के। मुझे नहीं पता इमरान खान साहब ने जिंदगी में कब आखिरी दफा सच बोला था सर कि उन्होंने मैंने टीवी चैनल पे देखा था जब यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपॉइंट हुए थे, उन्होंने कहा था इससे अच्छा सच्चा खरा बंदा मुझे पाकिस्तान में नहीं मिल सका जिसको मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया। अच्छा। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको क्या बोले हैं कि वो क्या है, फिर वही बात। आज परवेज इलाही साहब सच्चे खरे इंसान है जो 25 साल पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे और कोई बैद नहीं है कि आइंदा चंद घंटों में या चंद दिनों में दोबारा वही परवेज इलाही साहब इनके लिए बुरे हो जाए और ट्रोलिंग शुरू हो जाए और गाला बुरे शुरू हो जाए। हम ये कहते हैं कि देखें, हम ये कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। उसकी मिसाल ये है
कि जिस मुन्ना सिलाई के साथ इमरान खान साहब तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहते थे बकौल परवेज इलाही साहब के, आज मुन्ना सिलाई साहब के दरबार में जो है वो परवेज खटक, शामूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब बैठे थे, आए हम सीट एडजस्टमेंट करें, हम किसको आगे टिकट देंगे, क्या करें क्या नहीं करेंगे। और फिर आप देखें कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम इसलिए है कि वही सालडार जिसको ये बुरा भला कहते थे, आज जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी अवगत करता है, उनकी जो है ना उसको कहते हैं कि बिल्कुल ये है वो है। तो ये हम कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जिनको ये बुरा भला कहते थे आज उनके सामने बैठकर ये चीजें करते हैं। ये तो कहते हैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, मैं जिस दिन परवेज इलाही के साथ बैठ गया तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी। आज परवेज इलाही साहब उनके बुज़दार प्लस प्लस बन गए हैं। अच्छा सर, बल्दिया के इलेक्शन की बात तो करेंगे सर। गौहर बलोच साहब ये भी फरमाइएगा, और इसके बाद में फिर फैसल करीम कुंडी साहब के पास भी यही सवाल लेकर आऊंगा। फवाद चौधरी साहब कुछ और कह रहे हैं, यानी वो कभी रहनुमा थे ही नहीं, अब वो रहनुमा बन गए। इधर जो शाह महमूद कुरैशी और खटक साहब, वो लास्ट मिनट के अंदर जो है वो जो रेजिग्नेशन की जो मीटिंग होती है राजा परवेज अशरफ साहब से, वो स्किप हो जाते हैं और उनको कॉल अप भी कर लिया जाता है लाहौर। ये क्या है सर, ये अंदर खाने मामला क्या चल रहा है सर? देखिए, ये एक्चुअली तो बिल्कुल मतलब है, क्या कहेंगे, मतलब है कि ये तो बिल्कुल इनका जो कॉल और फेल है उसमें रात है। ये हमेशा जो बात, ये कौम के साथ भी फ्रॉड करते हैं, इन्होंने हर जगह पर अवाम को धोखा दिया है। पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाले, पाकिस्तान में सियासी इंतशार फैलाने वाले लोग हैं। हालात इनके ये हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि हम इस्तीफे देते हैं, और इनके लिए शर्म का मकाम है कि जब ये स्पीकर साहब के पास गए तो इन्हीं के पार्टी के लोगों के वो रिटर्न एप्लीकेशन स्पीकर साहब ने इनके सामने रख दी कि भाई ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम असेंबली से तनख्वाहें भी लेना चाहते हैं और हम इस्तीफे भी नहीं देना सर, तनख्वाहें भी लेना चाहते हैं, और 90% लोग जो है वो जो रेजिग्नेशन देना भी नहीं चाहते जी। और दूसरी बात ये है कि स्पीकर साहब ने इन्हें यही चीज बात कराई है कि ये फैसले कानून और आइन के मुताबिक होंगे, हर मेंबर की तसल्ली की जाती है। और जब से ये रौला और खप डाल रहे हैं, तब से अगर एक बंदा भी आकर अपने साइन वेरिफिकेशन करवाता तो अब तक सब इस्तीफे हो चुके होते। इसका मतलब है कि ये झूठ बोलते हैं। आज भी सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि फवाद चौधरी साहब जाकर अपना घर खाली करें ना। जो आप वजारत से उतरे, आपको इतने महीने 8 महीने अगर अभी तक आपने सरकारी घर नहीं छोड़ा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जो है वो लॉजेस में अपने उन्होंने लॉज रखे हुए, अपार्टमेंट्स रखे हुए, बरात लेने के लिए तैयार है ये। और अगर हम किसी का इस्तीफा एक्सेप्ट करते हैं तो आपको पता है पिछले दिनों कुछ लोग अदालत में चले गए थे कि हमने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। तो ये ऊपर से अवाम को। अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चन टू फैसल करीम कुंडी साहब। जब इस्तीफे लिए जाते हैं तो और बात सामने आ जाती है। बहरहाल आप देखें, आगे देखिए होता है। सर कुंडी साहब फरमाइएगा कि ये क्या मामला है सर? परवेज अशरफ साहब के पास आते हैं और ना वो इस्तीफा देना चाहते हैं, तनख्वाहें भी लेना चाहते हैं, क्लेम भी करना चाहते हैं, लॉजेस भी नहीं छोड़े, सड़कों पे भी आना चाहते हैं। परवेज इलाही उनसे मुलाकात नहीं, यानी एडजस्टमेंट भी नहीं हो रही। ये किस डगर पे ले जाना चाहते हैं? और मईशत भी है और सिक्योरिटी के हालात भी मुनासिब नहीं है। ये किस डगर पे ले जाना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा था कि मुझे ये बता रहे हैं कि खान साहब ने आखिरी दफा सच का बोला था, ये विकेट याद नहीं पड़ रहा चाहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यही कहता हूँ कि जो क्रिकेट की जबान समझ, ये विकेट की दोनों तरफ देना चाहते हैं सर। ये कभी भी इस्तीफे नहीं देना चाहते। राइट सर। आप देखें, जब डी चौक में इनका जब धरना था और इमरान खान ने कहा था कि परवेज खटक तुम सुबह असेंबली तोड़ के आ जाओ खैबर इस्लामाबाद डी चौक पे, तो परवेज खटक साहब उस वक्त की अपोजिशन के पांव पड़े थे कि मेरे खिलाफ एतमाद की तहरीक ले आओ। मेरे जो खान है उसको जो है वो जो उसने बात की थी वो मैं नहीं दोहराना चाहता। ठीक है सर। कि मेरे खान को 4-5 बात अकल आती है कि मैंने क्या बात की है। बिल्कुल ठीक है। तो वही बात हुई कि 4-5 बात खान ने कहा परवेज तो ठीक था, मैं गलत था। इसी तरह जो है अमीर जो है इस वक्त जो सीएम है उन्होंने भी चीज दोहराई थी। अब अगर इनको बड़ा शौक है इस्तीफे देने का और ये इलेक्शन कराना चाहते हैं, पहली बात तो है कि पंजाब में, गुजरात में जो है एक SHO खान साहब की बात नहीं मानता, फिर उसके बाद परवेज इलाही साहब उनकी बात नहीं मानता, और फिर ये कहता है मैं मुझे पाकिस्तान दे दो, हुकूमत दे दो, मैं पाकिस्तान चलाऊंगा। अब जो है महमूद खान भी शायद उनकी बात नहीं मानते। अगर उनको बड़ा शौक है तो आए, पहले KP की असेंबली तोड़ने में पता चल जाएगा बहुत ही संजीदे असेंबली तोड़ने में। तो इसलिए तो वो कह रहे हैं कि सर वो सड़कों पे आ रहे हैं। सड़कों पे आए ना, जल्दी करें, किसने मना किया है? सड़कें सुनसान पड़ी हैं सर, मईशत को मजीद तबाह करेंगे, अंदर खाने बात तय नहीं हो सकती, फिर सारी की सारी दूसरी बात ये है कि किसी की ख्वाहिशात पे कानून नहीं चल सकता। स्पीकर कौमी असेंबली ने अपने आइन और कानून और कोड ऑफ कंडक्ट और बिजनेस
जो है रूल्स है उसके मुताबिक उसने चीजें करनी है। इमरान खान की ख्वाहिश कि उसने पार्लियामेंट नहीं चलानी, ये परवेज अशरफ स्पीकर, ये कोई असद के असर नहीं है जिसको ये समझता है कि उनके घर का मुलाजिम है और जिस तरह वो गया ये उस तरह चलेगा। ये रूल्स ऑफ पॉलिसी की तरह चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क को आइन दिया है, जिसने इस मुल्क को आइन को असल में बहाल किया है। लिहाजा उसको बता दे खान साहब को ये असद के असर नहीं है, ख्वाब खरगोश से जाग जाए, ये परवेज अशरफ है जो कि इस वक्त स्पीकर है कौंसिल। अच्छा सर, जल्दी से क्विकली बलोच साहब आपसे सवाल है कि गवर्नर पंजाब ने रन ऑफ द इलेक्शन की तैयारी का कहा है सर, जो यकीन दहानी करवाई है और उनको लगता है कि परवेज इलाही इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे, सर फरमाइएगा। द वेरी लास्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। परवेज इलाही खुद अपनी जुबान से कह चुका है कि 99% जो एमपीएस है वो नहीं चाहते कि असम्बलियां डिसॉल्व हो। और अगर इनके पास तादाद पूरी होती तो ये तो अगले दिन ही एतमाद का वोट ले लेते। उनका एतमाद का वोट ना लेना इस बात की गवाही है कि ये इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत है। एक मुतनाज़े अदालती फैसले के जरिए ये इक़्तिदार पर बरजमान है, परवेज इलाही साहब बताते खुद, और इनके पास अवाम की अक्सरियत नहीं है। लिहाजा इनको फौरी तौर पर ओहदा छोड़ देना चाहिए। बहरहाल जो अदालत के एहतराम फैसलों का उन्होंने इनको वक्ती तौर पर आउट ऑफ द वे कानून और आइन से हटके एक रिलीफ दिया है, तो जाहिर है अदालतों का एहतराम करना है। अब हम अपने वकला की और कानूनी टीम की मुशावरत के साथ आगे फर्दर अपील करेंगे कि ये इन घुसपैठियों को जो है, जिन्होंने कि जमहूरियत का वो कहते हैं खून चूसा हुआ है, इन लोगों को इक़्तिदार से अलग किया जाए। ठीक है। फैसल करीम कुंडी साहब और बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन, और आज हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास शख्सियत के हामिल हैं। वो फ़ख्र पाकिस्तान हैं, वो सितारे इम्तियाज़ से नवाजे जा चुके हैं, वो रेमोन मैगसेसे अवार्ड याफ्ता भी हैं और वो नोबेल प्राइज़ में नॉमिनेट भी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं अखुवत के बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमजद साकिब साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन आपको मज़ीद डॉक्टर साहब के बारे में मैं बताना चाहूँगी। डॉक्टर साहब वो हैं जिन्होंने 10,000 रुपये के मामूली सरमाए से गरीब लोगों को बिला सूद कर्ज़े देने का आगाज़ किया और आज इनका इदारा सूद के बग़ैर छोटे कर्ज़े देने वाला दुनिया का एक बहुत अहम और बड़ा इदारा बन चुका है। अखुवत तंजीम बिला सूद कर्ज़ और पेशा वराना रहनुमाई के ज़रिए पसमानदा इलाकों के गरीब लोगों को अपने पाँव पर खड़ा होने में मदद फराहम कर रही है और लोगों को छोटे छोटे कारोबार करने के लिए 20 से 50,000 के जो कर्ज़े हैं वो बिला सूद फराहम कर रही है। और अहम बात यह है कि ये कर्ज़े बगैर किसी लंबी चौड़ी तफ्तीश के नहीं हैं, बल्कि हाथ से लिखी हुई एक सादा सी दरख्वास्त और शख्सी ज़मानत के ज़रिए दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि हाल ही में हमारे मुल्क में सैलाब आया और सैलाब से मुतासर इलाकों में जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थी उसमें अखुवत काफ़ी सरे फहरिस्त नज़र आई। अखुवत की जानिब से की जाने वाली इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक कुछ बताएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने बड़े मेहरबान अल्फाज में मेरा तारफ़ करवाया और अखुवत के जो कारकर्दगी है या हमारी जो सरगर्मियाँ हैं उसके बारे में रोशनी डाली। दूसरी बात मैं आपको इसके ऊपर भी मैं आपकी तहसीन करूँगा कि आपने एक ऐसे मौजू को चुना है जो हमारी नज़रों से ओझल हो गया है, यानी सैलाब से मुतअस्सरीन। अब मैंने नहीं देखा पिछले 1.5-2 महीनों में किसी टेलीविज़न पे या मीडिया के किसी चैनल पे या फेसबुक पे या किसी अखबार के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस तरह भी आप मीडिया के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, कि किसी ने उन लाखों लोगों के बारे में कोई आवाज़ उठाई हो जो अभी भी सर्दी की शिद्दत के बावजूद ख़ैमों में पनाह गज़ीं हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कौम ने भी और हुकूमत ने भी इब्तदाई दिनों में उनकी बड़ी इमदाद की, उनको राशन दिया, उनको खाना दिया, उनको टेंट दिए, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। तो उनको 2-3 महीनों के लिए जो वो घरों से बेघर हुए तो बहुत हमने अपने सीने से लगा के रखा। बट मसला ये है कि अब क्या उन्होंने वापस नहीं लौटना। जब वो वापस लौटेंगे तो वो घर जो टूट गए उनकी छत कौन बनाएगा, ये पनाह कहाँ पे लेंगे, सर्दी के मौसम में ये अपने बच्चों को कहाँ छुपाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब इन्हें अपना असर-ए-नौ कारोबार शुरू करना है। तो उनकी दुकान थी वो बह गई, कारोबार था वो तबाह हो गया, वो उसके लिए फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देगा। तीसरी चीज़ ये कि इनके जानवर माल मवेशी उनमें से भी अक्सरियत जो है वो मरकब गए, तो वो कौन सी मदद कहाँ से आएगी। और चौथी चीज़ ये कि इनमें से बहुत से लोग ज़राअत पेशा हैं,
तो पहली फसल तो तबाह हो गई बारिश की वजह से। अब पानी खड़ा है, कहीं पानी नहीं खड़ा, तो अगली फसल को काश्त करने के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? यानी मैं आपकी तवज्जो रिलीफ के बाद रिहैबिलिटेशन की तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि आपने सैलाब के हवाले से हमारी कारकर्दगी पूछी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से और अदारे हैं जिनके साथ मिलकर या जिनकी तरह से हमने भी सैलाब में घिरे हुए अपनी बहनों भाइयों को हाथ थामा, उनको मदद दी, और तकरीबन 80,000 ख़ानदानों को हमने अख़ुव्वत के जज्बा के तहत अपना भाई बनाया, दोस्त बनाया, और फिर हमने उनको 6 हफ़्तों की या 7 हफ़्तों के लिए खाना दिया, राशन दिया, या कैश इमदाद दी, या टेंट शामियाने दिए, या अद्वियात दी, ताकि वो कुछ अर्सा गुजार सकें। प्रोसेस के अंदर अब तक कितना तरीक़ाकार, क्या लाहे अमल था, और किस तरीके से वहाँ तक रीच आउट किया गया, और कितने मुतासरीन तक आपकी इमदाद पहुँची? जी, वही मैंने अर्ज़ किया ना जी कि रिलीफ के काम में, इब्तदाई काम में तो हमने कोई 80,000 के लगभग ख़ानदान, जिसमें अक्सरियत बलूचिस्तान की थी, सिंध की थी, फिर KP और फिर पंजाब। तो अब हमने कहा कि ये काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो इस काम का आगाज़ है। इन लोगों को हमने अपने पाँव पर कैसे खड़ा करना है, तो फिर हमने उसके लिए एक और पैकेज बनाया रिहैबिलिटेशन का। उसमें हम लोगों को कहते हैं कि आप अपने घर की तामीर के लिए हमसे 1 से 3 लाख रुपए तक का बग़ैर सूद के कर्ज़ा ले लो, और उसको फिर 4 साल में या 5 साल में आहिस्ता आहिस्ता एक साथ में वापस कर दो। बहुत शानदार। तो अब ये तो नहीं है कि हम लाखों हज़ारों लोगों को मुफ्त घर बना के दें। इससे पहले भी तो उन्होंने घर बनाए थे, वो हमने तो नहीं बनाए, उन्होंने अपनी मेहनत के ज़ोर पे बनाए, अल्लाह की रहमत से बनाए। अब मैंने एक बंदे से पूछा कि तुमने पहले घर बनाया था, अगर कभी वो घर ख़राब हो जाए, टूट जाए, बारिश आ जाए, खुदा न खास्ता आग लग जाए, नुकसान हो जाए, बोसीदा हो जाए, तो तुम क्या करते हो? उसने कहा जी मैं नया घर बना लेता हूँ। मैंने कहा कैसे बनाते हो? उसने कहा जी अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से कुछ पैसे उधार मांगता हूँ, कुछ अपनी तरफ से डालता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि अगर वो दोस्त और रिश्तेदार मैं बन जाऊँ, मैं तुम्हें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए दे दूँ, तो क्या तुम अपने दोस्त को जब वापस करते हो, रिश्तेदार को करते हो, तो क्या मुझे कर दोगे? तो उसने कहा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मुझसे वापस लेके अपनी जेब में नहीं डालने बल्कि किसी और को देने हैं, तो मैं नेकी का जवाब नेकी से ही दूंगा। तो इस तसव्वुर के तहत हमने फिर कहा कि हम कम से कम 20,000, 30,000 घर बनाएंगे, और वो लोग जब पैसे वापस करेंगे वो किसी और के काम आएंगे। अच्छा सर, नेचुरली एक ट्रस्ट डेफिसिट आपने सुना होगा कि ये जो चैनलाइजिंग चैरिटी ना होने की वजह से, यानी कोई तरीकाकार ही चैरिटी का नहीं है, और हुकूमतों के ऊपर जो मेरा ज़ाती राय है, मैंने देखा है कि हुकूमती माल जब पूरी दुनिया से जब भी इमदादी चीज़ें आती हैं वो सर बिखर जाती हैं, और लोग जो है वो इधर उधर बेच रहे होते हैं, और वो सही जगहों पे नहीं पहुंचती। आपका मॉडल बिल्कुल ही अलग है सैलाब ज़दगान के लिए भी। ये फरमाइएगा सर कि ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों हो गया? इस पर मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने इस मॉडल क्यों अपनाया जो कि बड़ा प्रैक्टिकल, हालांकि अखुवत के ऊपर आप बात कर रहे हैं, और आपने बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये लिया कि इनको जो है वो अपना भाई बनाकर और उनको कर्ज की सूरत में जो है वो घर बना के दिया जाए। जी देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट की जो आपने बात की है ना, ट्रस्ट डेफिसिट की बुनियाद ये है कि क्या देने वाले की नीयत ठीक है, नंबर 1, क्या लेने वाला वाकई मुस्तहिक है, या कोई ऐसा शख्स है जो किसी सियासी बुनियाद पर, ज़ात और बरादरी की बुनियाद पर या दोस्ती की बुनियाद पर मुंतखब किया गया। यानी ये दोनों काम जो हैं वो बड़े अहम हैं कि देने वाला किस नीयत से दे रहा है, और क्या वो देते हुए कोई उसमें से अपना कमीशन या अपना कोई और बीच में कोई हिस्सा तो नहीं रख रहा, और लेने वाला क्या वाकई मुस्तहिक शख्स है। तो हम इन दोनों चीज़ों पे बहुत गौर करते हैं। अच्छा, क्योंकि सर ये देखें 180 बिलियन अब तक आप लोग जो हैं वो कर्ज फराहम कर चुके पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसमें से अजला जो आते हैं वो तकरीबन 55 अजला हैं जिनके अंदर आप सिर्फ सैलाबी मामलात जो हैं वो तय कर रहे हैं। अगर मैं नंबर गलत बता रहा हूँ तो बता दीजिएगा। इसके अलावा 5.4 जो हैं वो आप तकरीबन लोग जो है वो मुस्तफीद हो चुके हैं, यानी बिला सूद कर्ज। यानी जो काम हुकूमतों के सोचने के हैं वो एक यानी 2 हाथों वाले एक इंसान मोहतरम जनाब अमजद साकिब ने सोच लिया, और वो बगैर सूद के जो है वो ये काम मुकम्मल कर चुके। इतना बड़ा संग मील कैसे कर लिया, और सैलाब के लिए भी आपने उसी प्रैक्टिकल मॉडल को लेकर आए। सर ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे चला? देखिए, ये दरअसल मेरी इसमें कोई कमाल नहीं है,
आपने एक लफ्ज़ बोला आइडिया, ये दरअसल उस तसव्वुर की फ़तह है जिसको हम मवाख़ात कहते हैं। ये तसव्वुर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया और महाजरीन मक्का और अंसार मदीना के दरमियान एक रिश्ता कायम किया कि जो अंसार हैं वो हैसियत लोग हैं और जो मक्का से आने वाले महाजरीन हैं वो लुटे फुटे हैं, तो वो एक दूसरे के साथी बन जाएं तो एक खूबसूरत मुआशरा जन्म लेता है। हमने उसी फ़लसफ़ा से रोशनी पाई और हम कहते हैं कि 50% पाकिस्तान हैव्स है, 50% पाकिस्तान हैव नॉट्स है। तो उन दोनों के दरमियान इधर से एक शख्स इधर से एक शख्स अगर भाई बन जाए तो उस बाहमी तावन से और भाईचारा से हमें खूबसूरत मुआशरा बना सकते हैं। दूसरी चीज़ कामयाबी की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम खुदा से जंग नहीं करते। हम जो रकम देते हैं वो कर्ज़ हसन के तौर पर देते हैं और कर्ज़ हसन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सदका की 10 नेकियाँ और कर्ज़ हसन की 18 नेकियाँ, यानी ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है और ये अल्लाह का हुक्म भी है कि सूद के बग़ैर कर्ज़ा दो। तो ये इस तसव्वुर की फ़तह है और इस पर ईमान और यकीन की फ़तह। अच्छा, एक तो सर मैं कहूँगा कि आप तो एक तो मेरी तरफ से तो एक आप माइक्रो फाइनेंसिंग के बानी हैं, वन। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि आजकल तो दो यानी माँ बाप और बहन भाइयों के दरमियान में लोग कर्ज देते हुए झिझकते हैं। आप किस तरीके से बेझिझक और कोई बड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते और आप कर्ज दे देते हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपका लेस देन 1% भी आपके साथ जो है वो कभी धोखा नहीं हुआ और किसी ने कर्ज आपको वापस ना किया? ऐसा कभी मामला पेश नहीं आया? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बड़े एहतराम से कहूँगा कि मैं माइक्रो फाइनेंस का बानी नहीं हूँ। बात यह है कि कर्ज हसन का मॉडल ये मेरा नहीं दिया हुआ, ये सदा बरस से माशरे में है। आप अपने भाई को कर्जा देते हैं, बहन को, दोस्त को, ये कर्ज हसन ही है ना कि आप 100 रुपये देते हैं, 100 रुपये ही वापस लेते हैं। फिर इसके अलावा ये इस्लामी रवायत भी है। हमने तो महज इस रवायत को दोहराया है। हमने तो महज इस रवायत को असर नौ पेश किया है कि देखें, इस्लाम के असूलों के तहत अगर हम ये काम करें तो इसको थोड़ा सा हमने कंटेक्सचुअलाइज किया है आज के दौर के जो सियासी, मुआशी, इक्तसादी और समाजी जो कंडीशंस हैं उसके साथ जोड़कर इसको रिफाइन किया है, असर नौ इसको लोगों के सामने पेश किया। नहीं, लेकिन दूसरा दौर में जहाँ इतना मटेरियलिज्म बढ़ गया है, इस दौर में आपको जो रिजल्ट्स आए हैं क्या उसी दौर के हैं जिस तरीके से जो अकल इस्लाम का दौर था, अखुवत का दौर था, वैसे रिजल्ट मिलना बड़ा नामुमकिन था? नहीं, देखें, आज भी वो जो इकबाल का शेर है कि आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो ये तो ईमान, यकीन, नीयत, इखलास, सोच, फ़िक्र, हुस्न अमल की कहानी है। तो अगर आप उसी सोच के साथ काम करें, हम तो बहुत गुनाहगार हैं लेकिन वो तसव्वुर बहुत बड़ा है, उसकी थोड़ी सी पैरवी भी आप कर लें तो आपको ऐसे रिज़ल्ट आपके सामने है। अब हमने जो 180 अरब से ज़ायद की रकम दी है, वापसी की शरह 99.9% है, तो ये उसी तसव्वुर की फ़तह है। और हम उन लोगों को जाके जब ये कहते हैं कि हम कर्जा देने तो आए नहीं हैं, हम तो तुमसे भाईचारा करने आए हैं, तुमसे दोस्ती मोहब्बत करने आए हैं, और उस दोस्ती और मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम्हारे रास्ते में कौन सी रुकावट है, जैसे दूर करके तुम गुर्बत से निकलोगे तो वो कहता है जी मुझे कारोबार के लिए कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं अपना जो रोजगार कमा सकता हूं। अच्छा, आप ये भी तो कर सकते थे, मैं दोबारा सर वापस बैक टू स्क्वायर वन आ रहा हूं, कि ये भी तो कर सकते थे कि आप इमदाद का ट्रक लेते, चंद फोटोज खींचती और वो जो है इमदादी कार्रवाइयों का जो है वो रेल पे चलती, एड्स चल जाते और अखुवत की तरफ से बड़े बड़े ट्रक और इमदादी कार्रवाई चली जाती। आपने ये मॉडल क्यों लिया सर, जिस तरीके से 33 मिलियन से ज़्यादा लोग मुतासर हुए, तकरीबन 5 लाख से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं और इन घरों की असर नौ तामीर हुई। बलूचिस्तान टीलों पे बना हुआ था, टीलों पे ही रहेगा, और ना सिंध में जो है वो डूबे हैं, वो डूबे ही रहेंगे, गुर्बत का शिकार रहेंगे। लेकिन जो आपका मॉडल है इट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल, क्योंकि आज तक हुकूमती इमदाद तो मिली नहीं। आपने ये मॉडल यहाँ पर जो अप्लाई किया सैलाब में, तो ये आपको कैसा लगा? देखिए, मैं हुकूमत के बारे में कोई राय नहीं दूंगा। हुकूमती इमदाद मिलती भी है, नहीं भी मिलती, दुरुस्त भी मिलती है, गलत भी मिलती है। बहरहाल हुकूमत अपने तौर पर काम कर रही है। हमारा मॉडल ये है, देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आप किसी शख्स को जो हर रोज़ चौराहे पे खड़ा हुआ भीख मांगता है अमीर बनते हुए देखा है? आपने उसको लखपति बनते हुए देखा है? नहीं। तो गुर्बत में फंसे हुए लोगों को भीख देने से आप गुर्बत से नहीं निकाल सकते। ये तारीख का सबक है कि
कोई शख्स जो भिखारी हो वो अमीर नहीं हो सकता, कोई कौम जो भिखारी हो वो अमीर नहीं हो सकती। अच्छा, मैं इसको सर सियासी रंग तो नहीं देना चाहता, लेकिन आपसे आपके सवालात मुकम्मल करता हूँ, फिर मैं आऊँगा कि क्या यही वाला मॉडल जो है वो हमारी मईशत के ऊपर, बैंकिंग चैनल्स के ऊपर, इस पूरे निज़ाम के अंदर क्या अखुवत का मॉडल जो बिला सूद बैंकारी का निज़ाम है ये कायम हो सकता है? लेकिन इससे पहले एक सवाल है कि ग्रामीण बैंक का सर मैंने सुना है, और डॉक्टर यूनस थे या मोहम्मद यूनस साहब थे, उन्होंने 2006 में जिन्होंने नोबल अमन अवार्ड भी लिया था, 1976 में उन्होंने इसको शुरू किया था। सर क्या मैं समझता हूँ कि आपका अखुवत मॉडल और ग्रामीण बैंक में क्या मुमासलत है? क्या वहाँ से आइडिया आपने कैरी किया या मुमासलत है, या ये बिल्कुल ही अलग मॉडल? जी देखिए, बुनियादी काम तो एक ही जैसा है कि वो भी कर्ज देते हैं, हम भी कर्ज देते हैं, लेकिन जो असल इसके अंदर जो एसेंस है ना, जो इस पूरी तहरीक का जौहर है वो मुख्तलिफ है। इसलिए कि जो ग्रामीण बैंक है या जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उसमें आप सरमायादारी की एक्सटेंशन कर रहे हैं, कैपिटलिस्टिक निज़ाम की एक फर्दर अगली जहत है या अगला कदम है। बिल्कुल ठीक है। अब उनकी विजन यहाँ से डिराइव शायद होती है, हमारी विजन डिराइव होती है मवाख़ात मदीना से, क्योंकि हम ना सूद लेते हैं ना सूद देते हैं, और हम किसी शख्स को कर्ज देते ही नहीं हैं, हम तो उसको अपना भाई बनाते हैं और उस रिश्ते के तकद्दस और तकाजे के तौर पर उसको कुछ रकम पेश करते हैं। यानी हम दोनों इदारों का अगर आप मवाजना करें तो तरीक़ाकार में यकसानी हो सकती है, लेकिन ये दोनों तरीक़ाकार अखज़ कहाँ से होते हैं, सरचश्मा फैज़ क्या है, विजन कहाँ से डिराइव होती है, उसमें बहुत इख्तलाफ है। अच्छा, ये ग्रामीण जो था वो बिल्कुल उसका सूद से लेना देना नहीं था, ये तो बिल्कुल बगैर सूद के निज़ाम चल रहा है ना? जी नहीं, जो ग्रामीण बैंक है ये तो सूद पे यकीन रखता है। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। इनका काम जो है बगैर सूद नहीं है। तो हमने उसमें ये जो आप समझें कि डिविएशन की इस मामले से, हमने कहा कि एक गरीब शख्स को के साथ कारोबार नहीं करना चाहिए, गुर्बत कारोबार से नहीं, गुर्बत मुआखात से खत्म। यानी आपने 1500 साल पहले आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया और अल्लाह ने कामयाब भी किया। ये हमें तौफीक मिल गई कि हमने कहा कि गुर्बत भीख से नहीं, मुआखात से ख़त्म होगी, गुर्बत सरमायादाराना निज़ाम से नहीं, बगैर सूद के एक मुआशी निज़ाम से ख़त्म होगी। सर, आपके कीमती वक्त में एक और सवाल करना चाहता हूँ कि अब ये तो एक तो हुकूमती सतह हो गई, दूसरा आपको इल्म में होगा कि पहले जो है वो इसको कैलकुलेट नहीं किया जा रहा था, लेकिन 32 अरब रुपए या 40 अरब रुपए का सैलाबी नुकसान है। तो इसको पूरा करने के लिए इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से भी उतना पैसा नहीं आया जितना आना चाहिए था, और ना ही रिहेबिलिटेशन का काम उस सतह का हो रहा है जितना होना चाहिए था, और कुछ अरसे में फिर एक और नया निज़ाम आ जाएगा, उसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये जो आपने तरीका कहा कि खुद इन्हसारी, यानी हमारे दोस्त बनो और अपने घर को खुद हिफाजत करो और दोबारा से बनाओ, ये आप क्या समझते हैं कि कितनी रिहेबिलिटेशन के लिए तेजतर इकदाम होंगे? देखिए, मैंने तो आपको एक साफ सी बात बताई है कि हमारे मुआशरे में अंदाज़न 50% लोग जो हैं वो साहबे सरवत हैं, यानी उनके पास दौलत है, वो हैव्स में शुमार होते हैं। 50%, हालांकि इससे कम है लेकिन हम फिर भी 50% कह लेते हैं, हैव नॉट्स हैं, जिनके पास सरमाया नहीं है, दौलत नहीं है, वसाइल नहीं है, या यहाँ तक कि उम्मीद भी नहीं है। तो मसला इतना है, ये एक आइडियलिज्म है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये 50% क्यों नहीं इन 50% से दोस्ती करते। इधर से एक शख्स उठे और इधर से एक शख्स को कहे कि तुम मेरे भाई हो। तो मैं कहता हूँ कि हमारी इज्जत नफ्स, एक शख्स की इज्जत नफ्स भी मर जाती है जब वो आगे हाथ फैलाता है। हमने पूरी कौम की इज्जत नफ्स को गिरवी रख दिया जब हम कहते हैं कि बैनुल अक़वामी मदद नहीं आई। बैनुल अक़वामी मदद की बजाय ये मवाख़ात का निज़ाम आप शुरू करें और आपस में एक दूसरे की मदद करें, तो वो खूबसूरत मुआशरा बन सकता है। ठीक है, डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थी। डिटेल गुफ्तगू रही है डॉक्टर साहब से, और नाजरीन ने भी यकीनन उनसे कुछ सीखा होगा। आपस में एक दूसरे की मदद करते रहें तो शायद हमारा मुल्क जो है वह खुद मुख्तार मुल्क बन जाएगा। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।